वंदे मातरम साथियों, आइए हम बात करते हैं कि सरकार क्या होती है। देखिए, आम भाषा में, आम बोलचाल में हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन सिंह सरकार है। विद्वान साथियों, केवल यही सरकार नहीं होती, सरकार की कुछ और अवधारणाएं भी हैं। माना कि मोदी सरकार एक सरकार है, वो एक सरकार का हिस्सा है, लेकिन वास्तविक तौर पे सरकार क्या होती है? पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को ये बात जानना ज़रूरी है कि सरकार एक्चुअल में है क्या। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि सरकार को समझें। देखिए, सबसे पहले सरकार की अवधारणा को देखिए कि सरकार है क्या। तो सरकार के लिए आप एक बात समझें कि सरकार क्या है। हम सबसे पहले सरकार के अंग देखें कि हमारी नज़र में जो सरकार है वो केवल मोदी सरकार नहीं, केवल मनमोहन सिंह सरकार नहीं, अपितु सरकार के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो देखिए, सरकार में एक होती है संसद। संसद एक सरकार है, हमारी पार्लियामेंट एक सरकार है। इसके बाद में आप ये कहेंगे कि संसद के बाद में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका है वह भी एक सरकार है। कार्यपालिका के अंदर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आता है, उसका कैबिनेट आता है। इसके अलावा न्यायपालिका वो भी सरकार है। तो सरकार को आपने देखा कि ये तीन अंग इसके महत्वपूर्ण हैं सरकार के। समझ में आएगा, सब धीरे धीरे समझिए कि संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों अंग हैं जिनको हम संयुक्त रूप से सरकार कहते हैं। अब सरकार क्यों कहते हैं इनको, वो भी हम समझेंगे। पहले ये देखिए कि संसद का क्या कार्य होता है। तो आप जानते हैं संसद का जो मुख्य कार्य है वो है कानून बनाना, मेकिंग लॉ। तो आप कहेंगे संसद क्या करती है? कानून बनाती है, कानून बनाती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ जाना चाहिए कि कानून की आवश्यकता क्यों है, जो आगे समझने के लिए तैयार रहे। तो हमने कहा संसद का मुख्य काम कानून बनाना है। फिर कार्यपालिका का क्या काम है? तो आप कहेंगे कार्यपालिका है इस बने हुए कानून को लागू करती है, इन्फोर्स करती है, लागू करना होता है। तो कानून को जो लागू करने का कार्य है वो कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। ठीक। अब बात करते हैं कि सर न्यायपालिका क्या करेगी। तो देखिए, संसद ने जो कानून बनाया है उसे लागू किया है कार्यपालिका ने, लेकिन जो बनाया गया कानून और जो लागू किया गया कानून है वो संविधान सम्मत है कि नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही है कि नहीं है, संविधान के दायरे में है कि नहीं है, पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से है कि नहीं है, ये सारा का सारा जो मामला है उसको कौन देखेगा? न्यायपालिका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून की समीक्षा या जांच करने का जो कार्य है वो किसका है? न्यायपालिका का है। जांच करने का जो कार्य है वो किसका है? न्यायपालिका का है, जुडिशरी का है। तो आपने देखा एक कानून जिसको बनाया गया संसद के द्वारा, लागू किया गया कार्यपालिका के द्वारा, और उसकी जांच किसके द्वारा की गई? न्यायपालिका के द्वारा की गई। तो इन सभी तीनों चीजों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब अगला सवाल उठता है कि सरकार की आवश्यकता ही क्यों है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें एक सरकार की। तो समझते हैं। देखिए, सरकार की आवश्यकता क्यों है, इसकी अवधारणा को समझने के लिए आपको सबसे पहले समाज को समझना पड़ेगा। और समाज बनता है किससे? व्यक्तियों से। तो अब हम बात करते हैं कि साहब इस सरकार की हमें जरूरत ही क्यों है, सरकार की आवश्यकता ही क्यों है। प्यारे विद्वान साथियों, सरकार की आवश्यकता क्यों है समझते हैं। सरकार की आवश्यकता ही क्यों है, तो आप जरा समझिए। मैंने कहा सबसे पहले हम हमारे संविधान की परिभाषा को देखें तो वहां पे लिखा है हम भारत के लोग, हम
भारत के लोग। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले एक व्यक्ति विशेष जो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के साथ रहता है, दोनों की विचारधाराएं अलग हैं, तो हम ये कहें ये लोग हैं जिनके अलग अलग मतभेद हैं, जिनके अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिनका रहन सहन अलग है, लेकिन अगर ये साथ रह रहे हैं तो इनमें संघर्ष है। तो सबसे पहले तो ये समझो, इस लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समाज। और समाज के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के, विभिन्न अवधारणाओं के, विभिन्न संस्कृतियों के लोग जब रहने लग जाते हैं तो उनके बीच में संघर्ष पैदा होता है। जब एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं तो उनके बीच में संघर्ष पैदा होता है। अब वो लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे ही संघर्ष होता रहेगा तो हमारा कभी उत्थान नहीं होगा, हमारी कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो वो लोग चाहते हैं, वो समाज चाहता है कि हमारे ऊपर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसी कोई संस्था हो जो हमारे किसी भी संघर्ष का निदान कर सके, उसका समाधान कर सके, उसका निराकरण कर सके। तो ये सब लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राज्य कहते हैं। तो अब मुझे बताओ, राज्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए राज्य की परिभाषा क्या है, तो आप ये कहेंगे राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य है। राजनैतिक रूप से संगठित समाज, राजनीतिक रूप से संगठित समाज क्या है? राज्य है। इस बात को समझिए। तो राज्य क्या है? राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य है। अब जरा देखिए राज्य के तत्व क्या क्या होने चाहिए कि राज्य होगा क्या। तो राज्य के 4 मूलभूत एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, उस क्षेत्रफल पर क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए, लोग रहने चाहिए, और वो लोग मिलकर एक सरकार का गठन करेंगे। सरकार होनी चाहिए, लोगों की सरकार होनी चाहिए, और जो सरकार बने वो सॉवरेंट होनी चाहिए, संप्रभु होनी चाहिए। मतलब उस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो सॉवरेंट होनी चाहिए, अपने फैसले वो खुद ले सके। तो आपने देखा कि समाज ने संगठित होकर, राजनीतिक रूप से संगठित होकर एक राज्य का निर्माण किया। और जब राज्य देख रहे होंगे तो हम ये 4 एलिमेंट देख रहे होंगे कि वहां क्या होगा? उसका क्षेत्रफल होगा, उसकी जनसंख्या होगी, उसकी सरकार होगी, और वो सरकार संप्रभु होगी। याद रखना, संप्रभुता है वो राज्य का सबसे मूलभूत तत्व है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने देखा लोगों से बना समाज, समाज में अलग अलग अवधारणा के लोग, उनमें उत्पन्न हुए संघर्ष, उन संघर्षों के निदान के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, राजनीतिक रूप से संगठित एक संगठन बनाया जिसे हमने राज्य कहा, और राज्य के 4 एलिमेंट है। लेकिन राज्य हमें दिखाई नहीं देता। जैसे अगर हम संविधान पढ़ेंगे तो वहां लिखा जाएगा भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है। तो हमें क्या दिखाई देता है भारत में? भारत कोई व्यक्ति थोड़ी है, नहीं ना। तो राज्य दिखाई नहीं देता, राज्य अमूर्त रूप होती है, एब्सोल्यूट होती है। बात समझ में आई? तो राज्य अमूर्त है, राज्य दिखाई नहीं देता। तो आप ये समझें कि राज्य अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है, अमूर्त रूप है। तो फिर समस्याओं का समाधान कौन करेगा अगर राज्य अमूर्त रूप है? तो याद रखिए, अब राज्य अपने आप में एक अमूर्त संस्था बना, और इसी राज्य के अंदर इस समाज के अलग अलग विचारधाराओं के प्रतिनिधि चुनकर गए, और उन्होंने किसका निर्माण कर लिया? सरकार का। किसका निर्माण कर लिया? सरकार का। और सरकार का मतलब क्या है? अब ये कहेंगे सरकार का मतलब है शक्ति, पावर। सरकार का मतलब क्या है? शक्ति या पावर। तो आपने कहा अब हमें पता है कि भाई हम कह रहे हैं कि राज्य का गठन कर लिया, तो अब समस्याओं का निदान कौन करेगा? आपसी संघर्ष से उत्पन्न जो विवाद है उनका निपटारा कौन करेगा? राज्य तो आपने देखा कि क्या है? क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार संप्रभु है। तो इसमें जो ये सरकार एलिमेंट है, ये क्या है? अब राज्य का मूर्त रूप है। अब एक सरकार हमें दिखाई देगी जो हमारे, उसके पास पावर होगी कि समाज के अंदर उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद, किसी भी प्रकार के संघर्ष का वो निदान कर सकती है, क्योंकि उसके पास क्या है? सरकार का मतलब क्या है? शक्ति है, पावर है। अब खास बात यह है कि इस सरकार के अंदर देखो, समझना, लोगों से बना समाज, समाज के अंदर अलग अलग विचारधाराएं हैं,
और विचारधाराओं के अंदर क्या होता है, संघर्ष, और उस संघर्ष के निदान के लिए राज्य की अवधारणा बनाएगी और राज्य को मूर्त रूप देने के लिए सरकार बनी। इस सरकार के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग समाज के अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी अपनी विचारधारा का, अपने अपने समाज का, और इनके पास क्या है, पावर है। तो ये पावर किसी व्यक्ति के पास आ जाती है तो पावर का गलत प्रयोग ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सरकार के ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। तो फिर क्या किया गया, इस सरकार को कहा गया कि आप अब संविधान के अधीन हो, संविधान के अधीन हो। एक सुप्रीम लॉ बना दिया गया कि ये सरकार जब भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगी तो संविधान के अधीन करेगी। इसीलिए ही संविधान को हम क्या कहते हैं, सुपर लॉ कहते हैं, सर्वोच्च कानून कहते हैं, सुप्रीम लॉ कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपने देखा कि इसलिए एक सरकार की आवश्यकता है कि समाज के अंदर उत्पन्न संघर्षों का निदान करने के लिए जिस संस्था की, जिस मूर्त रूप की हमें जरूरत पड़ती है वो क्या है, सरकार है। और सरकार किसके अधीन काम करेगी, संविधान के अधीन काम करेगी। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब बात करते हैं कि चलो ठीक है सर, सरकार है, पर भारत में हम देखते हैं कितनी सरकारें हैं। केंद्र में हम कभी मोदी सरकार देख रहे हैं, कभी मनमोहन सिंह सरकार देख रहे हैं। उसी के पैरेलल हम राज्यों के अंदर, जैसे राजस्थान की बात करें तो कभी गहलोत सरकार है, कभी वसुंधरा सरकार है। तो एक राज्य के अंदर, एक भारत के अंदर इतनी सारी सरकारें क्यों? प्यारे विद्वान साथियों, इस बात का जवाब हमें मिलेगा कहां पर, संविधान के अंदर। हमारे संविधान ने एक संवैधानिक व्यवस्था को अपना रखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, संघात्मकता, संघात्मक सरकार। तो भारत के अंदर संघात्मक सरकार की व्यवस्था है। अब ये संघात्मक सरकार क्या होती है, इसको समझने की हमें थोड़ी सी जरूरत है। मैं कोशिश करता हूं कि आप समझ पाए। देखिए, हमारे संविधान में हमने सरकार बना रखी कौन सी, संघात्मक। संघात्मक व्यवस्था हमारे यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए। इसका मतलब है कि हमारे यहां एक तो है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार जो संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी। दूसरा है हमारे पास प्रांतीय सरकार जो राज्य स्तर पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगी। और भारतीय संविधान में संशोधन हुए 73 और 74वां संविधान संशोधन, उसके बाद में एक प्रारूप और अपनाया गया सरकार का, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जिसमें हम ग्राम स्तर पर देखते हैं तो वहां पंचायत है, पंचायत सरकार। और शहरी स्तर पर अगर हम देखते हैं, शहर या कस्बे में हम देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे नगर निगम या नगर पालिका। तो अब आपको ध्यान रखना है कि संघात्मक व्यवस्था में हमने सरकार को 3 भागों में विभाजित कर लिया है, एक केंद्र सरकार, एक प्रांतीय सरकार और एक स्थानीय सरकार। और यह प्रारूप हमने इसलिए अपनाया है कि लोकतंत्र के अंदर जन भागीदारी हो। देश का हर व्यक्ति, देश के आखिरी कोने पे बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति भी अपने विचारों को, अपनी विचारधाराओं को, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। इसके लिए हमने संघात्मक संरचना को अपनाया। और उसमें हमने क्या देखा, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, ये जिसे राज्य सरकार भी कहते हैं, और यह है स्थानीय सरकार जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरी या कस्बे स्तर पर नगर निगम या नगर पालिका होती है। तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आपने समझा कि सरकार क्या है, सरकार की आवश्यकता क्यों है, और भारत में इतनी सारी सरकारें हम क्यों देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।